नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड का मुख्य विषय है ड्यूटी वर्सेस राइट्स, यानी अधिकार बनाम कर्तव्य। जहां भारतीय ज्ञान परंपरा कर्तव्यों के रूप में धर्म पर बल देती है, वहीं हमारी न्याय व्यवस्था आज अपनी सभ्यतागत जड़ों से दूर होती नजर आ रही है। क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कमजोर किए बिना कर्तव्यों को नैतिक मानकों के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान भारतीय ज्ञान परंपराओं के आदर्शों को जीवंत रखने में विफल रही है? इन तमाम गहन प्रश्नों पर व्यापक चर्चा करने के लिए आज हमने लाइफ एक्सप्रेस के इस मंच पर एक ऐसे विशिष्ट व अनुभवी विद्वान को आमंत्रित किया है जिन्होंने न्यायशास्त्र और आध्यात्म के क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है। इससे पहले कि हम आज के मुख्य विषय पर चर्चा प्रारंभ करें, मैं आज के विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार भट्ट। प्रोफेसर भट्ट का जन्म 25 मई 1972 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। प्रोफेसर भट्ट is a senior legal academic with over 26 years of professional experience, including 20 years in teaching and 6 years in industry. He currently serves as Professor of Law at Amity Law School, Amity University, Haryana. His academic credentials are extensive, holding a DPhil, UGC NET, LLM, LLB, MA Philosophy, and BA from the University of Allahabad, reflecting a strong interdisciplinary grounding in law and philosophy. Dr. Bhatt specializes in administrative law and jurisprudence and has authored 2 books and 48 research papers. Dr. Bhatt has held several dignified positions in his illustrious career and has also been felicitated by a number of awards, accolades, and recognitions. And to know more about Dr. Bhatt and his views on today's topic, I shall take you straight to him, and pleasure is solely mine in welcoming an iconic personality of law and spirituality, Professor Ajay K. Bhatt. Namaskar, sir. नमस्कार सर। नमस्कार। First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. थैंक यू सर। सर, आपके प्रोफाइल को देखने पर पता चलता है कि आपने न्याय व्यवस्था, भारतीय दर्शन व आध्यात्म का काफी गूढ़ अध्ययन किया है, बल्कि उन विषयों पर आपकी एक मजबूत, मैं कह सकता हूं, पकड़ भी है। और उसी के मद्देनजर आज की वार्ता को शुरू करते हुए हम एक मौलिक प्रश्न से शुरुआत करेंगे, और प्रश्न यहां यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म को केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो हम रिलीजियस क्लॉजेस के हिसाब से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, बल्कि हमारे सभी दर्शक भी समझना चाहेंगे, कि क्या आधुनिक संविधान आधारित जो कानून है वो प्राचीन धर्म की अवधारणा से टकराती है या परस्पर उसके पूरक है? जी, ओवर टू यू। सर, सर्वप्रथम सर आपको हमारा जो है बहुत हार्दिक नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामना। मैं चाहूँगा सभी लोग इस आपके लाइफ एक्सप्रेस चैनल को निरंतर देखते रहें, क्योंकि ये ज्ञान, विज्ञान और विभिन्न विषयों पर आधारित, सत्य घटना पर आधारित सत्य को अन्वेषण के रूप में कार्य कर रहा है। सर, जहाँ तक भारतीय धर्म पद्धति की जो बात हम लोग कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से और भारतीय दर्शन के हिसाब से और भारतीय संविधान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। धर्म
ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये रिलीजन नहीं है सर। रिलीजन एक सेक्टोरियन फिलॉसफी की तरफ ले जाता है, एक थियोलॉजी की तरफ ले जाता है, जहाँ हम लोग देखें कि वेस्टर्न यूरोप में या पूरे इंटायर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में देयर वाज ए बैटल बिटवीन दी पोपेसी एंड द किंग्स। तो sometime pope was superior to the king, and sometime king is superior to the pope. So there was a battle in the entire Europe or American country. But in our country, धर्म हमेशा रहा है, धर्म कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग तो अनादिकाल से धर्म को कर्तव्य से ही जोड़ के देख रहे हैं। तो हमारी जितनी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, सब ड्यूटी ओरिएंटेड ही हैं। लेकिन हम जब सारे ड्यूटी ओरिएंटेड है, वो महाभारत हो, आपका रामायण हो, हाईएस्ट फिलॉसफी जो भी हो सकती है, हम लोग कितना मैक्सिमम सोच सकते हैं, सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित कर दी गई है। उसमें हमारा न्याय व्यवस्था भी है, उसमें विधि की व्यवस्था भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में परिवार में कैसे चलाया जाए, समरसता क्या होनी चाहिए। इवन आप देखिए उपनिषद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वसुदेव कुटुंबकम, हम लोग तो पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में मान रहे हैं, ना कि केवल भारतीय, पर उपनिवेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक सबको। तो एक वैश्विक प्रवृत्ति हमारे हमेशा रही है, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते। अब ये बात आती है कि संविधान या कानून क्या है। तो सर देखिए, कानून जो है पॉजिटिविस्ट थियरी के हिसाब से, जो ब्रिटिश सिस्टम हम लोग कहते हैं, ये लोग मानते हैं कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। इट मीन्स देयर आर थ्री थिंग्स दैट इंक्लूड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लॉ। तो लॉ में तीन चीजें आती हैं। ये किसी सॉवरेन से बनाया जाएगा, कोई सॉवरेन अथॉरिटी, उसके अनुपालन में पालन नहीं करेंगे हम लोग तो उसके लिए एक शास्त्र यानी सैंक्शन लगेगी। तो ये पॉजिटिविस्ट यानी कि विध्यात्मक दर्शन के हिसाब से जो एक जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र है, वो बताता है विधियों के अध्ययन का शास्त्र। यानी कि आइडिया ऑफ लॉ हमारे दिमाग में कैसे उत्पन्न होता है, हम क्यों लॉ को, लॉ ये मटेरियल साइंस नहीं है सर। लॉ इज ए फॉर्मल साइंस। इट रेगुलेट्स द एक्सटर्नल ह्यूमन बिहेवियर। इट नेवर रेगुलेट व्हाट वी आर इंटरनली फॉलो, व्हाट वी प्रोफेस। तो ये प्रोफेस ऑफ रिलीजन है, इट इज बिहाइंड द स्कोप ऑफ लॉ। लॉ कैनॉट रेगुलेट द इंटरनल रिलीजियस बिलीफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। Law only regulate the external conduct of human. If it is infringes the rights of others, yeah, if it encroaches in the boundaries of others, then there should be a law, and law take their course of actions through the some procedural norms. तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम आज के मुख्य विषय पर आएंगे, और वो है कर्तव्य बनाम अधिकार। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया युग में व्यक्ति अपने अधिकारों को तो लेकर सजग है, लेकिन कर्तव्यों के प्रति उदासीन दिखाई देता है। जैसा हमें ज्ञात है कि अधिकार की कल्पना या परिकल्पना वेस्टर्न सिविलाइजेशन या पश्चिमी सभ्यताओं की उपज है। भारतीय समाज कर्तव्य प्रधान हमेशा से रहा है, जिसमें हम कर्तव्य को अधिकार से अधिक महत्व देते आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हम अपने ड्यूटीज को, कर्तव्यों को भूल गए और अधिकार की बातें ज्यादा करने लगे। जिस इंसान ने, मैं देखता हूं कि जिस इंसान ने समाज के लिए या मानवता के लिए कुछ भी नहीं किया, वो इंसान सुबह उठकर फाइट फॉर राइट शुरू कर देता है। और दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान में भी अधिकार केंद्रित बातें ज्यादा की गई है और कर्तव्य संबंधित निर्देश लगभग नहीं के बराबर हमें देखने को मिलता है। ऐसे में आप कर्तव्य को संवैधानिक अधिकारों की अवधारणा के साथ किस प्रकार का सामंजस्य या टकराव के रूप में देखते हैं? जी सर, सर्वप्रथम सर हमको ये जानना पड़ेगा कि अधिकार ही क्या है।
what is right before going to interpret the duty, which is, I think, available in all the scriptures of our religious text. It is available everywhere. And our ancient society was totally duty oriented. They never thought about their rights. Even the king's duty towards their subjects and the subjects' duty towards the king, the karta of the family duty towards their family members. The whole concept of duty was founded, grounded in our ancient scriptures. But as far as rights is concerned, and you also said that this concept was evolved by the British thinkers or the Western philosophers. Still, So yes. right is really, sir, it is in short definition of right is a legally protected interest recognized by the state. So when the concept of state was evolved by the mankind, so gradually the concept of rights evolved. Mhm. And what we have, it means I have the interest in that things. हमारे पास कुछ भी होता है तो हमारा उसमें एक हित सन्निहित रहता है Mhm. और सन्निहित हित को संरक्षित राज्य करता है और Mhm. यही सर अधिकार है। तो अधिकार एक तरीके से हमारा Mhm. विधि द्वारा संरक्षित हित है और राज्य द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। Mhm. Mhm. तो आधुनिक Mhm. संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान, क्योंकि मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें आपका आर्टिकल 12 to 30 तक केवल कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के बारे में बताया गया एंड Mhm. 31 32 इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। Mhm. तो मैं ये पाता हूँ कि यहाँ मैं थोड़ा ऐसा आपको नहीं रोकना है। चाहूंगा सर, यहाँ मैं थोड़ा आपको हम्म, रोकना चाहूंगा कि हम्म, देखिए, मैं आपसे सहमत हूं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है। जी जी। लेकिन आपके विचार में क्या मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक उपदेश तक सीमित कर दिया गया है, और क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? जहां तक अधिकार मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तनशीलता का मैं प्रश्न है कि ये संविधान द्वारा इन्फोर्सेबल हो, तो सर ये सनातन परंपरा हमारी रही है। तो हम जब संविधान हमारा निर्मित हुआ तो सारे संविधानिक सदस्यों ने ये सोचा कि भारतीय दर्शन तो टोटल कर्तव्यों पर आधारित है, तो कर्तव्य की उतनी चर्चा न करके उस समय जो ब्रिटिश पीरियड था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम हमारे यहाँ ये सब था कि हम लोग के पास अधिकार ही नहीं था, इवन पुलिस पावर स्टेट्स, तो राइट, बी राइट। were enjoyed our right on the pleasure of the police state। तो हम्म। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा ही नहीं कि भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा तो हमेशा कर्तव्य पे आधारित रही, तो इसको एक राइट। कोडिफाइड रूप में या संविधान में इसको सम्मिलित करना उतना आवश्यक नहीं समझा गया। तो इसलिए इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में स्वर्ण सिंह हम्म। समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक हम्म। कर्तव्यों को संविधान के 24 साल यानी समझिए संविधान के प्रवर्तन के 26 साल के बाद मौलिक हम्म। कर्तव्य 1976 में ये चीज आई, इसके पहले नहीं था। हम्म। क्योंकि हमारी हम्म। पूरी भारतीय दर्शन, पूरी धर्म तंत्र और पूरी जो है कर्तव्य परायणता पे बेस्ड थी। जी, जी। हम लोग अधिकार के लिए अंग्रेजों के या ब्रिटिश सिस्टम के कृपा पे आधारित थे। राइट, राइट। हम्म। तो यहाँ मैं इसलिए एक और चीज सर जोड़ना हाँ जी चाहूंगा सर। कि क्या आप नहीं मानते हैं कि यदि प्रत्येक नागरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो अधिकारों की मांग स्वाभाविक रूप से गौण हो जाएगी? अपने विचार इस पे स्पष्ट कीजिए। जी। नहीं, ये तो सर आपने एक महावाक्य कर दे दिया है। अगर सभी लोग कर्तव्य परायण हो जाएं, रामायण में जो चीज वर्णित है, महाभारत
में हमारे गीता का जो उपदेश है, उपनिषदों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, अगर उस अनुसार से समाज चलना शुरू हो जाए तो अधिकारों का लिए जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों के बीच में जो अधिकारों के लोग ये डिस्प्यूट है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर ये जो विधि है, विधि अपने आप में जो है उद्देश्य नहीं है। विधि तो एक माध्यम है न्याय प्राप्ति का। और न्याय कर्तव्य सर अधिकारों से पहले है। बिल्कुल। हक जो है, ये न्याय हक से पहले है। और सर ये जो हमारा पावर है, जिसको हम कहते हैं राज्य में पावर है या किसी में पावर है, उससे पहले धर्म है। तो सारा अगर धर्मानुसरण आचरण हम लोग करना शुरू कर दें, कर्तव्य परायणता के भावना से कार्य शुरू कर दें, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के आधार पे कार्य शुरू कर दिया जाए, आत्मान्वेषण करना शुरू कर दें, आत्म नियंत्रण हो जाए, सदा सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, तो फिर बिल्कुल विधि और संविधान की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल और ये बिल्कुल सब बिल्कुल। सुर, ये सर जैसे कि पाश्चात्य दर्शन में भी बात आती है, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। हम्म एंड हम्म नॉलेज इज बिगिंस फ्रॉम इग्नोरेंस। ये हमारे भी हम्म। दर्शन में सारी चीजें हैं। बिल्कुल आत्मदीपो बिल्कुल। भव, भारतीय हाँ। दार्शनिक ज्ञान परंपरा में आत्मदीपो भव, सत्यमेव जयते, ये सब ऐसे हम्म महावाक्य हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। अगर इसके आधार पे हमारी हम्म जो है सनातन धर्म प्रणाली के सिस्टम से हम लोग चलना शुरू कर दें, तो हम्म, भेदभाव ये सारी चीज अपने आप सब खत्म हो जाए। हमको लग रहा है बिल्कुल। कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार शुरू से ही न तो ऋषि मुनियों के द्वारा घर घर किया गया, न हम्म शैक्षणिक पद्धति सिस्टम से कुछ ऐसा किया गया। हम लोग अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत लोग जानते ही नहीं है सर। मैं बिल्कुल अपना बिल्कुल। एक अनुभव खुद बताता हूँ। जब हम लोग प्रशांत त्रयी के बारे में बताते हैं, तो कोई नहीं कहता उसमें गीता आती है कि नहीं, उपनिषद आता है कि नहीं, ब्रह्म सूत्र क्या है, हम लोग खुद ही नहीं जान रहे हैं। ब्रह्म सूत्र हम्म सर सारा तर्क, जो तर्क है, जिसे हम लोग रीजन डिसीजन कहते हैं, जिसे हम्म। फेयरनेस कहते हैं, जस्ट कहते हैं, सब चीजें ब्रह्म सूत्र में लिखी गई। बिल्कुल। उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना उपनिषद से मिल रही है, सत्यमेव जयते हम्म की भावना उपनिषद से मिल रही है। पूरा हम्म जीवन सार मानवता, जो ह्यूमन हम्म। ह्यूमन डिग्निटी की हम लोग बात करते हैं या जी जी। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सब हमारे जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में ये पूरा भरा हुआ है। कैसे इसको हम्म स- सारे लोगों तक हम्म पहुंचाया जाए, हम्म। इस पर कार्य करना जरूरी है सर। बिल्कुल, इसी और से भारतीय संबंधित संविधान। एक प्रश्न सर जी। यहाँ मेरा ये है कि चूंकि आपने कानून के दायरे में धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन किया है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इस बात पे भी प्रकाश डालें कि कैसे गीता, उपनिषद और स्मृतियों में वर्णित कर्तव्य बोध या जिसे आप धर्म कहते हैं, वो आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा और सीमाओं को किस प्रकार संतुलित करता है? जी। जी। वैसे आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो निर्णय आ रहे हैं, हम्म वो हमारे जो है न्यायाधीश गण या जजेस लोग भी सर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ही निर्णय दे रहे हैं। वो भले ही हम्म। कोर्ट ना करते हो कि हमारा हाँ। ये गीता से लिए हो। क्योंकि आप खुद सोचिए सर, जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात कर रही है, ड्यूटी, हम्म ड्यूटी फॉर से, यही चीज हमारे संविधान ही बात कर रही है कि आप ऐसा नहीं कि संविधान हमारा कर्तव्य परायण नहीं है। हम लोग क्या है कि उसको उस तरीके से देख नहीं रहे, हम्म। क्योंकि हर अधिकार और कर्तव्य दोनों सर साथ साथ रहते हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। वेरी इफ ट्रू। देयर इज ए ड्यूटी देयर इज राइट, देयर इज राइट देयर इज ड्यूटी। तो बोथ आर complementary to each other, and we can't study rights without duty or duty without right. If I have the duty to do something, so someone had right to enforce you are bound to do this.
तो ये तो हम्म हमारे जो व्यक्तिगत कर्तव्यों की बात हो रही है, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। हम्म लेकिन अगर आप कहीं नियोजन में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो शायद ही कोई अपने कर्तव्य का डेरिलिक्शन कर सके। तो एवरी वन हम्म इज बाउंड बाय देयर ड्यूटी whenever he is, or if he is attached with any organization, तो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर, हमारे ऊपर अधिकार कहाँ दे रही है? ड्यूटी ही तो हम्म बाध्य हो रहे हैं हम। तो हम्म मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके परिधि में रह के सारे कर्तव्यों को परख रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एवरी राइट्स हैव देयर रेस्ट्रिक्शंस। Even हम्म whatever freedom of speech expression is given by the Constitution under Article 19, it also imposes some restriction in the same article. Article हम्म 21 given for every persons of our country right to life and personal liberty. But there is exception in itself in a one sentence, sir. Except procedure established by law. It means our life, our limb, and our personal liberty can be taken away by the procedure established by law. If we हम्म committed a murder, then state may murder us through the डेथ सेंटेंस। तो ये ऐसा नहीं है कि, तो मेरे समझ से कर्तव्य और हम लोग अधिकारों की चर्चा इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा ग्लोबलाइजेशन, जब ये ग्लोबल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो हर जगह अभी भी सर बहुत से ऐसे देश हैं जहां अधिकारों पे, मौलिक कर्तव्यों पे और इवन ह्यूमन राइट्स पे चर्चा नहीं होती। अरेबियन कंट्री हम्म में देयर इज नो ह्यूमन राइट्स इन द अरेबियन कंट्री। देयर इज नो हम्म ह्यूमन राइट इन इस्लामिक स्टेट्स, वहां कोई बात ही नहीं करता। देयर इज नो concept हम्म of appeal, dalil. If one commits any crime, so he will be punished within 7 days. तो there is no court of appeal there. तो ये सारी चीजें, ये क्या है कि हम लोग इतना लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, हमारी करेक्ट संस्कृति इतनी उदार रही है कि सबको समावेशित कर ली। कोई भी आया, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हम लोग रहे। हम्म मानव मात्र के कल्याण के लिए हमारी सारी संहिताएं कभी किसी धर्म और ये रिलीजन जो है उस पर बात ही नहीं करती। ये तो मानव कल्याण की बात करती हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल इनका सही कोई कह ऐसा रहे हैं फिक्स मानदंड नहीं है, कोई रिचुअल्स ऐसा नहीं फिक्स्ड है कि हम्म हमको इसी को पालन करना है। हम लोग हम्म थीस्ट भी हैं, एथीस्ट भी हैं। इवन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, सब एक सनातन के परिवेश में सारे लोग आ रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल वाइडर स्कोप है सर, बहुत ब्रॉडर। हम बिल्कुल लिमिट नहीं कर नहीं सही कह सकते। रहे हैं। पश्चिमी प्रणाली जो है वो मुख्यतः राइट सेंट्रिक है हाँ, और हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो ड्यूटी सेंट्रिक रही है। यहाँ थोड़ा आपसे मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्रकाश डालें इस बात पे कि क्या आप मानते हैं कि आज के अधिकार प्रधान विमर्श ने सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया है और क्या आईकेएस आधारित कर्तव्य दृष्टि इसे पुनः संतुलित कर सकती है? जी। अब चूंकि सर हम लोग अधिकार केंद्रित, हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार कर्तव्य परायण समाज बनाने में अत्यधिक समय लगेगा। परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है। सारा एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए, अधिकारों की प्रवर्तनीयता कम कर दिया जाए, कर्तव्यों पर ज्यादा फोकस कर दिया बिल्कुल जाए। हम्म तो ये सब सर, जब तक सरकारी तंत्र इस पर विशेष ध्यान नहीं देगी, हम और आप हम्म विचार विमर्श करते रहेंगे। इस पे एक हम्म दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल वर्तमान समय में बहुत सी कुछ चीजें परिवर्तन हो भी रहा है, तो हम्म ऐसा नहीं है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे आने वाले समय में हम लोग यही आशा करेंगे कि हम्म कर्तव्य परायण समाज भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम लोग आगे बिल्कुल मतलब बढ़े। पॉलिसी मेकर्स को भी इसके लिए आगे आना पॉलिसी होगा मेकर्स तभी ही उसका कर पाएंगे।
अनुपालन हो पाएगा। बिल्कुल। जी सर। सर, आईकेएस में धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं बल्कि लोक संग्रह और सामाजिक न्याय भी रहा है। जी जी। आधुनिक कानून की दृष्टि से धर्म आधारित नैतिकता को सामाजिक न्याय की प्रणाली में कैसे समाहित किया जा सकता है बिना धर्म निरपेक्षता को क्षति पहुंचाए? जी। सर पहले तो हमको समझना होगा कि हमारे यहाँ जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रयोग किया गया है, वो उस तरीके की धर्मनिरपेक्षता नहीं है जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। हमारे यहाँ केवल राज्य जो है धर्म धार्मिक कार्यों के मामले में उदासीन रहेगा। हम लोग स्टेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से संरक्षित करेगा और जितने भी मतलब यहाँ हमारे धर्म हैं सबको एक ही दृष्टि से देखना। तो ये इक्वलिटी बिटवीन द रिलीजन्स है। ये ऐसा सेक्टेरियन या थियोलॉजिकल सिस्टम नहीं हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं। एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर लाइक कि रिलीजन एंड स्टेट इज सेपरेटेड। तो हमारे यहाँ ऐसा भी कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि जो रिलीजियस, बट हम लोग स्टेट हमारा न्यूट्रल रहेगा एंड स्टेट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट ऑल religions which are existed in our country। तो ये धर्म निरपेक्षता और हमारी कुछ अलग ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ऐसा कोई धार्मिक न्यायालय नहीं रहा जैसा यूरोपियन कंट्री में था। वहाँ एक सेलेस्टियल कोर्ट हुआ करता था। पोप ही पनिशमेंट, पोप की जो सरमन्स होते हैं वो किंग पे भी बाउंड होता था। तो देयर वाज ए बैटल बिटवीन द स्टेट, ए किंग एंड द पोप, बट there was no like situation as were prevalent in the Western Europe। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सेक्ट से रिलेटेड है। धर्म तो बहुत ही वाइड है सर, ये धर्म ही नहीं है। सेकुलरिज्म इज नॉट कि इंडिया इज जो है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष हम कभी नहीं हो सकते हम लोग सर, ये ऐसा नहीं। हम लोग सेक्ट निरपेक्ष हो सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस सेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सारे रिलीजियस सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। धर्म निरपेक्ष तो हम कभी हो ही नहीं सकते। ये कर्तव्य पर आधारित हमारा धर्म है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्तव्य ही छोड़ दें। कर्तव्य, जब कर्तव्य छूटेगा तभी हमारा धर्म छूटेगा, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार। जहां तक हमने अध्ययन किया कि हमारा जो धर्म है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द ड्यूटी। ड्यूटी वो हमेशा सब चीजों को धर्मानुसार करने की बात करता है, धर्मानुसार आचरण। पूरी सेंसुअल फिलॉसफी वेस्टर्न की है, हमारी जो ईस्ट की फिलॉसफी यानी इंडियन फिलॉसफी, इसमें पूरा मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी डिस्कस होता है। एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मानो सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और जो है मेटाफिजिक्स। ज्ञान के साथ साथ हम प्रज्ञान की भी बातें करते हैं। प्रज्ञान। और सर ये नॉलेज, एक बात आती है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ज्ञान ही क्या है। हम लोग ज्ञान को, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द सर एकदम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ज्ञान एकमात्र सूचना है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर ली गई। विज्ञान उसको क्रमबद्ध ढंग से उस विषय वस्तु का अन्वेषण करता है कि वास्तव में जो मेरे पास ज्ञान हुआ वो विज्ञान में आ रहा है कि नहीं। तो ज्ञान और विज्ञान बहुत पारस्परिक मतलब संबंधित शब्द हैं दोनों। और ज्ञान है क्या सर? तो एक परंपरागत भारतीय दर्शन में भी ये परिभाषित है कि ज्ञान जो है सत्य प्रमाण पर आधारित विश्वास है। नॉलेज इज ए जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। यानी कि अ पर्सन हु हैव द नॉलेज मस्ट बिलीव इन दैट, एंड इफ एवरीवन आस्क्ड व्हाट नॉलेज यू हैव, तो ही मस्ट जस्टिफाई दैट विथ रीजंस। अगर ये तीनों चीज में से एक भी एलिमेंट अनुपस्थित हो जाता है तो हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा।
ज्ञान कभी संशयात्मक नहीं होता। ज्ञान कभी विभ्रम भ्रम से या सरमाइजेज एंड स्पेकुलेटिव, जो हम लोग कह देते हैं, ये स्पेकुलेशन सरमाइजेज, ये सारी चीज ज्ञान में नहीं आते। अटकल पच्चू पहेली बुझाना ज्ञान नहीं है। ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। चूंकि मतलब समय की थोड़ी मर्यादा भी है, इसलिए हम इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, आज जो भी हम चर्चा आपने की है, चाहे वो कर्तव्य को लेकर के, अधिकार को लेकर के, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपकी सारी बातें मतलब हमारे व्यूअर्स या इवन जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वे जरूर इस पे कुछ ना कुछ विचार मंथन करेंगे और तदनुसार उस पे कुछ अमल भी किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और आपको जितना सुनूं उतना और सुनने का मन करता है, लेकिन समय का थोड़ा ये अभाव है, इसको लेकर के थोड़ा हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। So to conclude our interaction, now may I request you now to kindly give a message of peace and progress for society and mankind at large, so that we could create a better human, a better society, a better nation, a better planet for a better tomorrow. Over to you, sir. सर, चूंकि हम लोग अधिकार और कर्तव्य से ही शुरू किए हैं, तो पूर्ण शांति तभी आएगी जब अधिकार और कर्तव्य दोनों संरक्षित हो। मतलब हम लोग कर्तव्य परायण बने और अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित हो, और सह अस्तित्व के साथ जो है हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करें, तभी शांति आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। So we are immensely grateful to you, sir, for your scholarly presence with us today. और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का धर्म आधारित जो एक कर्तव्य मॉडल है, वो आज के डिजिटल एज में वो दुनिया के लिए मार्गदर्शन का मतलब काम करेगी, ऐसी उम्मीद है। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। God willing, we shall meet again in some other academic forum. Thank you for connecting with us today, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Namaskar, sir. LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Dr. Ajay Kumar Bhatt for his exemplary contributions to Indian academia on 13th February 2026. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर भट्ट की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म को केवल धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है। उन्होंने यह भी माना कि आधुनिक संविधान आधारित कानून प्राचीन धर्म की अवधारणा से टकराते नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। पश्चिमी दर्शन इंद्रियों पर आधारित है, जबकि भारतीय दर्शन इंद्रियों और इंद्रियों से परे दोनों पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक उपदेश तक सीमित कर दिया गया है। यदि प्रत्येक नागरिक भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो अधिकारों की मांग स्वाभाविक रूप से गौण हो जाएगी। गीता, उपनिषद और स्मृतियों में वर्णित कर्तव्य बोध आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा और सीमाओं को संतुलित करता है। अंत में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पूर्ण शांति तभी आएगी जब अधिकार और कर्तव्य दोनों संरक्षित हो। With those deliberations of Dr. Bhatt, we conclude today's episode here और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।